लीव रूल के बारे में दूसरा पार्ट में देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप, है ना, ऑफ लीव इनटू अनदर। ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि मैक्सिमम टाइम ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर रिज्यूम ड्यूटी अप टू 30 डेज, 30 दिन के अंदर में एप्लीकेशन दे देना है कन्वर्जन के लिए। आवेदित अवकाश को सदा दूसरे प्रकार के अवकाश में नहीं बदला जा सकता है। ये स्कूल टीचर को नहीं मिलता है, टेम्पोररी एम्प्लॉय को नहीं। इसके बाद है एलएपी। एलएपी है छुट्टी की गणना कैसे करते हैं, प्रत्येक पूर्ण माह में 2.5 दिन के दर से जोड़ी जाएगी। ठीक है। इसके बाद क्या है, एड लीव ऑन एम्प्लॉय अकाउंट। कैसे लीव को एम्प्लॉय अकाउंट में ऐड होता है, 30 दिन एक कैलेंडर ईयर में 30 दिन ऐड होगा, 15 दिन ऐड होगा, एडवांस में ऐड होता है, ध्यान रखना। 15 दिन एडवांस में ऐड हो जाएगा 1 जनवरी को, और 15 दिन एडवांस में ऐड हो जाएगा 1 जुलाई को। मैक्सिमम 300 दिन प्लस 15 दिन, इससे ज्यादा छुट्टी ऐड नहीं होगा, बाकी छुट्टी हर साल लैप्स होता चला जाएगा। एक बार में अधिकतम कितना, रूल ऑफ अवेलिंग ऑफ लीव, कितना छुट्टी हम ले सकते हैं, अवेलिंग का क्या रूल है, एक बार में अधिकतम 180 दिन की छुट्टी लिया जा सकता है, उसके ज्यादा एक बार में नहीं ले सकते। अनुपस्थिति अगर रहता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर अब्सेंट रह जाता है, या LWOP पे रहता है, या EOL पे रहता है, तो छुट्टी कटौती कैसे होगा, तो 1/10 के हिसाब से कटौती होगा, है ना। मान लेते हैं कि कोई 6 मंथ छुट्टी रहा, ठीक है, तो 180 दिन हो गया, 180 दिन को 1/10 करिए तो कितना हो जाता है, 18। लेकिन 18 दिन में उसकी छुट्टी नहीं कटेगी, उसकी छुट्टी बोलता है कि आधे वर्ष के दौरान अधिकतम 15 दिन तक ही काटा जा सकता है, उससे ज्यादा छुट्टी हम 15 दिन से ज्यादा नहीं काट सकते 6 मंथ। ठीक है। स्कूल टीचर के लिए इसका क्या क्या रूल है एलएपी का। स्कूल टीचर के लिए है कि अगर कोई स्कूल टीचर स्कूल कैलेंडर ईयर के सारे लीव को अवेल करता है तो उसे कोई भी एलएपी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई स्कूल टीचर, स्कूल का कर्मचारी सारे स्कूल लीव अवेल नहीं करता है तो उसको उस रेशियो में जो है एलएपी दी जाएगी, और वो एलएपी 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा साल में। अब इससे कुछ सामान्य नियम जान लेते हैं कि 1 जुलाई के खाते में अगर 285 दिन या कम, 285 दिन है या उससे कम है, तो उसके खाते में 15 दिन, ठीक है, 15 दिन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर वो उस दौरान सेवानिवृत्त हो रहा है, या अगले आधे वर्ष के दौरान अगर वो सेवानिवृत्त हो रहा है, तो क्या करेगा कि जो छुट्टी वो कम पड़ रहा है तो औसत वेतन की छुट्टी उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी जोड़ करके राउंड फिगर 300 की छुट्टी कर दी जाएगी। अब क्या है कि अगर जनवरी या जुलाई में औसत वेतन छुट्टी 300 दिन या उससे कम, लेकिन 85 दिन से ज्यादा है, तो देखिए 85 दिन से ज्यादा मान लीजिए 90, तो 90 में 15 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा, यानी 300 से ज्यादा हो जाएगा, और 300 से ज्यादा छुट्टी हमको रखना नहीं है। तो जो 300 प्लस 15 वाली बात है यहाँ पे आएगा कि अब क्या करेंगे, जो ज्यादा छुट्टी होगा उसको अलग से हम जो है क्या करेंगे, अलग से वो 15 दिन उसको रखेंगे। और जब वो छुट्टी एम्प्लॉय कोई अगर छुट्टी अप्लाई करेगा तो पहले क्या करेंगे, जो 15 दिन अलग से रखा हुआ है छुट्टी, उसमें से उसको घटाएंगे। ठीक है। अब आप सपोज करिए कि 290 दिन का है। अब 290 दिन में से क्या हुआ कि जोड़ करके 305 दिन होता है, और उसमें से उसने क्या किया कि 10 दिन की छुट्टी ले लिया, तो बाकी बचा 5 दिन, तो वो छुट्टी 290 में जुड़ करके 295 हो जाएगा, यानी उस साल की उसकी टोटल छुट्टी हो जाएगी 295। ये नियम चलता है। जोड़े गए औसत वेतन अवकाश में समायोजित कर दिया जाएगा तथा इसमें से बचे अवकाश को औसत वेतन छुट्टी में जोड़ दिया जाएगा, जो भी हम बात कर रहे हैं। अब आता है अगला छुट्टी, क्या है, HLAP। इसको हाफ लीव एवरेज पे बोलते हैं। प्रत्येक पूर्ण माह में 5/3 दिन की दर से जोड़ा जाएगा, और 20 20 दिन 20 दिन की छुट्टी एक कैलेंडर ईयर में जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, 10 दिन ऑन
1 जनवरी तथा 10 दिन 10 डेज ऑन 1 जुलाई इन एडवांस, मैक्सिमम नो लिमिट। जैसे उसमें 300 दिन का लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे पूरे सर्विस के दौरान इकट्ठा किया जा सकता है। अब है रूल्स ऑफ एवेलिंग, कैसे इसको अवेल करेंगे। तो एक बार में मैक्सिमम 24 मंथ तक का छुट्टी एक साथ लिया जा सकता है HLA। अब इसमें भी है कि अगर कोई UAL लेता है, LWP लेता है या अनुपस्थित रहता है तो किस दर से उसकी छुट्टी कटेगी। तो उसमें था 1/10, इसमें है 1/18। तो 1/18 में कैसे है, जैसे हम सपोज करते हैं कि 6 मंथ का लिया है किसी ने छुट्टी, तो 6 मंथ के छुट्टी में कितना होता है, 180 दिन होता है। तो 180 1/18 से कर दीजिए तो 10 डेज आता है, तो सही। 6 मंथ में अधिकतम 10 दिन की ही छुट्टी को काटा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। स्कूल टीचर को जैसे HLAP सबको मिलता है, वैसे भी स्कूल टीचर को भी मिलेगा और टेम्पररी एम्प्लॉय को भी मिलेगा HLAP। अब आता है कम्यूटेड लीव, संपरिवर्तित छुट्टी। कम्यूटेड लीव का क्या होता है कि रेल कर्मचारी को बकाया HLAP के आधे से अधिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी नो लिमिट है। इसमें सामान्य रूल क्या है कि अगर किसी कर्मचारी के पास 30 मान लेते हैं HLAP बचा हुआ है, तो उसे 15 दिन से ज्यादा कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। चिकित्सा प्रमाण के आधार पे दिया जाना है इसको कम्यूटेशन, हमको याद रखना है। HLAP कम्यूटेट कैसे करते हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पे। समस्त सेवा काल के दौरान अधिक से अधिक 180 दिन की छुट्टी का संपरिवर्तन वहां अनुज्ञा किया जा सकता है जो कि किसी लीव एप्लीकेशन, सॉरी क्या बोल स्टडी लीव के संदर्भ में अगर लिया जाता है तो पूरे सेवा काल के दौरान 180 दिन की HLAP उसको स्टडी लीव के साथ दिया जा सकता है, लेकिन वो पाठ्यक्रम उपयोग, अनुमोदित पाठ्यक्रम का उपयोग लोकहित में हो। अगला आता है कि जहां संप्रवर्तित छुट्टी मंजूर की गई है और कर्मचारी कर्तव्य पर आए बिना, मान लेते हैं कि उसको संप्रवर्तित छुट्टी मंजूर किया गया, ठीक है, और कर्मचारी जो है कर्तव्य पर आए बिना सेवानिवृत्त हो जाता है या त्यागपत्र दे देता है, तो क्या होगा, कम्यूटेड लीव जो है अर्ध वेतन छुट्टी के रूप में मानी जाएगी। मतलब 30 दिन का अगर हम किया है तो 30 दिन का HLAP के रूप में काउंट होगा। और जो कम्यूटेड लीव है और अर्ध वेतन के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, मतलब अगर 30 दिन का कुछ ने कम्यूटेड लीव करवाया तो 60 दिन की उसकी छुट्टी कटेगी HLAP। तो 30 दिन का तो उसने 60, एक्चुअली उसने 60 HLAP का पैसा उसको दे दिया गवर्नमेंट ने। अब वो चला गया, नहीं आया, त्याग पत्र दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 30 दिन की तो उसकी छुट्टी HLAP के दर से तो उसको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो 30 दिन की HLAP दर का जो पैसा बचा उससे वसूला जाएगा रेल सेवक से। संपरिवर्तित छुट्टी रेल सेवक के निवेदन पर तब भी मंजूर की जा सकती है जब उसके जब जब औसत वेतन LAP उसके खाते में जमा हो। अगर HLAP उसके पास नहीं है, अगर LAP है तो भी LAP को कम्यूटेड के रूप में यूज कर सकते हैं, छुट्टी लिया जा सकता है, कम्यूटेड कराया जा सकता है। LND, लीव नॉट ड्यू, इसको कैसे दिया जाता है कि अगर अगर एम्प्लॉय के पास छुट्टी नहीं है और भविष्य में HLAP जमा होने की संभावना है, भविष्य में HLAP जमा होने की संभावना है, तो इस प्रकार की छुट्टी दी जा सकती है। तो इसकी छुट्टी गणना करने का क्या तरीका है, एज पर फ्यूचर यर्न HLAP। इसको कैसे लेना है, अवेल कैसे करना है, तो इफ एज पर फ्यूचर लीव HLAP, अगर एज पर फ्यूचर लीव HLAP है तो समस्त सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक का लीव नॉट ड्यू लिया जा सकता है या सैंक्शन किया जा सकता है।
अब ये है कि रूल्स ऑफ अवेलिंग, कैसे इसका रूल्स क्या है अवेल करने का। तो एक समय में अधिक से अधिक 90 दिन का तथा कुल 180 दिन की छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जा सकता है ना। एक समय में अधिक से अधिक 90 तथा कुल 180 दिन की छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाए। अब इसमें क्या है ईओएल और एलओडब्ल्यूपी में क्या दर है, तो इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं। ठीक है, अब है टेम्पोररी एम्प्लॉय के लिए किस तरह से ये मिलेगा। तो कम से कम 1 वर्ष की पूरी सेवा होनी चाहिए। अगर कोई टेम्पोररी एम्प्लॉय है तो उसकी सेवा कम से कम 1 वर्ष तक पूरी होनी चाहिए। तो उसको क्षय रोग, कैंसर तथा कुष्ठ रोग से ग्रसित होने पर पूरे सेवा काल में 360 दिन के लिए यह छुट्टी मंजूर की जा सकती है। जहां कोई रेल सेवक जिसे अनार्जित छुट्टी मंजूर की गई है, ड्यूटी पर लौटे बिना सेवा से त्यागपत्र दे देता है, लीव नॉट ड्यू दिया है सेवा से तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति की उस तारीख से प्रभावी होगी जब से उसने ये छुट्टी लिया था, प्रारंभ हुई। तथा छुट्टी पर जो उसको वेतन मिला उसे वसूल लिया जाएगा। लेकिन अधिक कर्मचारी को खराब स्वास्थ्य की वजह से रेल सेवा में आगे नहीं रखा गया और उसके कारण अगर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई तो उसकी छुट्टी का वेतन वसूल नहीं किया जाएगा। अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का क्या है, गणना क्या है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई जमा नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिना पेमेंट वाली लीव होता है ना। इसकी कोई परिसीमा नहीं है, किंतु एक बार में सभी प्रकार की छुट्टियां अगर मिला दीजिए तो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव टेम्पोररी एम्प्लॉय के लिए क्या रूल है, एक बार में 3 महीने से लेकर के 24 माह तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया जा सकता है। ठीक है, 24 माह से 3 माह से 24 माह से अधिक जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मंजूर नहीं कर सकते टेम्पोररी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, और वो भी परिस्थिति और बीमारी के अनुसार। इसमें है कि भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के प्रशिक्षुओं, अप्रेंटिस, प्रोबेशनरी रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग ट्रेनी ऑफ ग्रुप ए रेलवे सर्विसेज, है ना, फॉर ईओएल रूल्स सेम एज एबव। मतलब इनके लिए भी नियम सेम है जो हम आगे पहले देख चुके हैं। अब रेलवे अप्रेंटिस को किस तरह लीव मिलता है वो देख लेते हैं। तो रेलवे अप्रेंटिस जो होता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, है ना, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस को 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी, 30 दिन की, ग्रांटेड इन ए ईयर ऑन फुल स्टिपेंड। कोई भी अप्रेंटिस जो पेमेंट मिलता है उसको स्टिपेंड के रूप में पेमेंट मिलता है। तो फुल स्टिपेंड के रूप में 1 महीने तक की छुट्टी उसकी मिलेगी, यानी उस छुट्टी के दौरान उसको फुल पेमेंट मिलेगा। लीव ऑफ मोर देन 1 मंथ, 1 महीना से ज्यादा, will be granted on the ground of ill health but without a stipend। 1 महीना से ज्यादा उनको छुट्टी मिलेगी ग्राउंड ऑफ हेल्थ के, बीमारी के आधार पर, लेकिन उस दौरान उनको कोई भी स्टिपेंड नहीं मिलेगा। लीव ऑफ अप्रेंटिस इन मैकेनिक, मैकेनिक वाले अप्रेंटिस के लिए क्या नियम है, 16 डेज, इनको 16 डेज की छुट्टी मिलेगी फुल स्टिपेंड के साथ, छुट्टी गणना है, और 20 डेज की छुट्टी मिलेगी हाफ स्टिपेंड के साथ। बोथ यर्न ईयरली, इसको दोनों की यर्न साल में जमा होगा, जैसे कि एलएपी और एचएलएपी रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे कि 16 डेज फुल स्टिपेंड के साथ तो एलएपी जैसा उसको जमा होगा, और 20 डेज हाफ स्टिपेंड के साथ एचएलएपी जैसा उसको जमा होगा। लीव टू ट्रेड अप्रेंटिस,
लीव टू ट्रेड अप्रेंटिस। तो 12 डेज ट्रेड अप्रेंटिस को 12 डेज फुल स्टिपेंड के रूप में मिलेगा और 15 डेज जो है हाफ स्टिपेंड के रूप में मिलेगा। बोथ earn yearly same as LAP and HLAP respectively. Half stipend leave can be available on medical ground। ठीक है, दोनों में मैकेनिक वालों को भी हाफ स्टिपेंड का जो 20 डेज का लीव है वो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मिलेगा और उसमें 15 डेज का जो लीव है वो मेडिकल ग्राउंड के आधार पर मिलेगा। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के किसी भी वर्ष में पूर्ण वृत्तिका पर 12 दिन तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 15 दिन की छुट्टी अर्ध वृत्तिका मतलब वही हाफ स्टिपेंड बोलते हैं, वृत्तिका का अर्थ होता है हाफ स्टिपेंड इंग्लिश में बोलते हैं, पर मंजूर की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर लगाए गए व्यक्तियों की छुट्टी। अगर कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसके बाद वो पुनः अगर अपॉइंट होता है रोजगार पे तो उसकी छुट्टी की नियम क्या होगा, बिल्कुल इस तरह होगा कि जैसे वो इनिशियली अपॉइंट हुआ है। ठीक है, किसी रेल सेवक को जिसे लोक सेवा में पदच्युत मतलब निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, किंतु अपील या पुनरीक्षण के कारण पुनः जो है बहाल कर दिया गया हो तो छुट्टी के लिए उसकी पिछली सेवा का गणना की जाएगी या योग्य समझी जाएगी। सेवानिवृत्ति की छुट्टी। यदि कोई रेल सेवक अधिवार्षिता मतलब बोलता है तो सुपर एनुएशन बोलते हैं, है ना। सुपर एनुएशन पर सेवानिवृत्ति के समय औसत वेतन छुट्टी को भुगतान नहीं चाहता है, नहीं चाहता कि उसका जो एलएपी जमा हुआ उसका पैसा मिले, तो सक्षम प्राधिकारी उसे सेवानिवृत्ति से पूर्व अधिक से अधिक 180 दिन तक की छुट्टी दे सकता है, जो कि यथाशोध्य मतलब एज ड्यू, है ना। यथाशोध्य का क्या होता है इंग्लिश, एज ड्यू, है ना। तो औसत वेतन छुट्टी अर्ध वेतन छुट्टी लेने की अनुमति इस शर्त पर दे सकता है कि ऐसी छुट्टी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्ववर्ती दिन तक या उस दिन तक जब जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति होनी है विस्तारित या एक्सटेंड होगी। ठीक है, लेकिन इसमें लीव नॉट ड्यू यानी असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव किंतु असाधारण छुट्टी इसमें सम्मिलित नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यानी सेवानिवृत्ति का 180 दिन की एलएपी वो ले सकता है या एचएलएपी भी वो ले सकता है। पास पीटीओ के साथ औसत वेतन पर छुट्टी का नकदीकरण। अब हर एक एम्प्लॉय को छुट्टी के नकदीकरण का भी विशेष सुविधा है। इसमें क्या रूल्स है, 10 दिन की एलएपी 6 टाइम्स इन ए सर्विस यानी 6 बार 10-10 दिन करके 6 बार इन गैप ऑफ एवरी 2 ईयर। ठीक है, 2 साल के बीच 10 एलएपी ले जैसे इन कैश कराए, उसके बाद सेकेंड टाइम जब हम इन कैश कराएंगे 10 एलएपी तो उनके बीच का गैप होना चाहिए 2 साल और ऐसा हम 6 बार कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम पूरे सर्विस में 60 एलएपी का इनकैशमेंट करा जा सकता है। कंडीशन क्या है, मिनिमम 30 डेज, और इसमें किस कंडीशन पे मिलेगा कि मिनिमम 30 डेज का एलएपी बैलेंस होना चाहिए। कैसे, जैसे कि हम 10 दिन की एलएपी लिए, इन कैश कराए और प्लस हमने उसमें 5 दिन की छुट्टी ली तो टोटल कितना होना चाहिए एलएपी जमा, तो मिल जाएगा मिनिमम 45 दिन, है ना। 10 दिन के एलएपी हमने इन कैश कराया और 30 मिनिमम होना चाहिए, तो 30 10 40 और 5 दिन की हम छुट्टी भी रखे तो 45। तो इस शर्त में कि मिनिमम 30 दिन का बैलेंस होना चाहिए आफ्टर टेकन लीव एंड लीव इनकैशमेंट। मिनिमम 1 डेज लीव टेकन, मिनिमम 1 दिन की छुट्टी लेना है अगर हमको इनकैश कराना है, साथ में पास और पीटीओ भी अवेल करना है। लेकिन ये जो है रनिंग स्टाफ के लिए इसमें रूल्स में थोड़ा बदलाव है कि अगर रनिंग स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलता है और लीव इनकैशमेंट का एप्लीकेशन करता है तो उसको लीव इनकैशमेंट किया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो पीटीओ और पास यूज किया हो। मैक्सिमम 60 डेज कैन बी लीव इनकैशमेंट, ठीक हो गया।
छुट्टी नकदीकरण के लिए 2 वर्ष की अवधि की गणना 2 वर्ष के 2 खंड में होगा। कैसे दिया है कि जिसमें बाहरी यात्रा ऑनवार्ड जर्नी के क्रम में पहला खंड होगा 1 सितंबर से, है ना, 31 अगस्त, ठीक है। 1 सितंबर 2008 से 31 अगस्त 2010 को समाप्त होगी। अगला खंड स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2010 से 31 अगस्त 2011। ऐसे ही वो चलता रहेगा, दो वर्ष का खंड चलता रहेगा। सुविधा पास और पीटीओ का उपयोग करते हुए औसत वेतन छुट्टी नकदीकरण की गणना एनपीए को गणना में जो है एनपीए को भी शामिल किया जाएगा। जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है डॉक्टर को, उसको भी उसमें ऐड किया जाएगा जब औसत वेतन छुट्टी की गणना की जाएगी, उसकी नकदीकरण की जाएगी। रनिंग स्टाफ को 10 दिन की अर्जित अवकाश एलएपी की नकदीकरण के प्रयोजन के लिए 30% वेतन का एलिमेंट की भी गणना की जाएगी। यानी उसको 30% जो अलग से ऐड किया जाता है उसके बेसिक में, उसकी भी गणना किया जाएगा जब एलएपी को इनकैश कराएगा। ठीक है, आगे आते हैं छुट्टी वेतन अग्रिम। मतलब कोई जो है एडवांस में जो है छुट्टी वेतन अगर लेता है तो उसको बोलते हैं छुट्टी वेतन अग्रिम। तब ये मिलेगा किसको? तो देखिए, विदेश सेवा के रेल कर्मचारी सहित अस्थायी और अस्थायी रेल सेवकों को जो न्यूनतम 30 दिन की अवधि के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये अग्रिम छुट्टी वेतन उसी को मिलेगा जो विदेश जा रहा है और विदेश सेवा में जा रहा है और उसमें न्यूनतम 30 दिन से कम अगर छुट्टी लेके जाता है तो उसको अग्रिम छुट्टी वेतन का भुगतान नहीं। उन्हें छुट्टी वेतन के बदले 1 माह तक का वेतन और भत्ते अग्रिम के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। ठीक है, 1 माह 30 दिन से कम अवधि हेतु ली गई छुट्टी पर अग्रिम स्वीकृति नहीं किया जाएगा। समूह क, ख, ग और घ यानी ए, बी, सी और डी रेल सेवकों को मामले में अग्रिम छुट्टी जो है महाप्रबंधक यानी जीएम द्वारा स्वीकृत किया जाएगा या ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई अधिकारी जिसे विशेष रूप से ये शक्तियां प्रदान की गई है जो कि अग्रिम अग्रिम छुट्टी वेतन को स्वीकृत कर सकते। अब देखिए है छुट्टियों के बदले नगद भुगतान, है ना। एक रेल सेवक अगर रेल सेवा से त्याग पत्र दे देता है या छुट्टी दे देता है ना, और सेवा के समाप्ति के दिन उसके खाते में कुल अर्जित अवकाश की आधी, जिसकी अधिकतम सीमा 150 दिन होगा, के नगद समतुल्य भुगतान का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने से रिजिग्नेशन देता है, रिजाइन करता है, त्याग पत्र देता है, तो उसको क्या होगा कि जितना उसके पास अवकाश रहेगा उससे आधे अवकाश का पैसा उसको मिलेगा। उसमें भी सीमा कितना है, 150 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता है। ये चीज मतलब आधा ही मिलेगा, 300 का आधा ही मिलेगा, सीधी सी बात। प्रसूति छुट्टी मैटरनिटी लीव तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी लीव के बारे में क्या नियम है कि यह जो है 2 जीवित बच्चों के लिए मिलेगा, 2 से अधिक बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। और छुट्टी गणना में है 180 दिन फॉर एवरी चाइल्ड, 180 दिन की छुट्टी मिलेगी इन वन स्पेल विथ 6 मंथ फ्रॉम बॉर्न ऑफ चाइल्ड। बच्चे के जन्म से 6 मंथ के अंदर उसको पूरे एक स्पेल में ले लेना है 180 दिन। तो ये देखिए हो गया, तो हम जोड़ सकते हैं कि 180 दिन जैसे बच्चा जिस दिन जन्म हुआ उसी से 180 दिन में ही पूरा हो जाएगा 6 मंथ, यानी वहीं से छुट्टी उसको मिलेगी बच्चे को, मैटरनिटी लीव, है ना। गर्भपात की स्थिति में भी महिला कर्मचारी को 45 दिन की यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। EOL extraordinary leave taken in continuous of maternity leave without medical certificate will not count for qualifying service for pension and increment। ठीक है, EOL इसके साथ यानी मैटरनिटी लीव के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी लिया जा सकता है।
उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस दौरान क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में काउंट नहीं होगा और इंक्रीमेंट उसमें नहीं मिलेगा जब तक वो ईओएल में रहेंगे। मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, दूसरे सारे लीव के साथ मैटरनिटी लीव को दिया जा सकता है, लेकिन सीएल को छोड़ देना है, सीएल के साथ नहीं मिलेगा, इसके साथ सीएल इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव अप टू 60 days, इंक्लूडिंग कम्यूटेड लीव इनटू 60 days एंड लीव नॉट ड्यू अप टू मैक्सिमम 2 years। 60 दिन का जो है कम्यूटेड लीव लिया जा सकता है और लीव नॉट ड्यू भी लिया जा सकता है अप टू कितना, 2 साल तक। सरोगेट मदर को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सरोगेट मदर को मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव सेम है, 2 जीवित बच्चों के लिए 15 दिन मिलेगा फॉर एवरी चाइल्ड, और इसमें है कि प्रसव यानी जो बच्चा का जन्म होने के प्रसव के 15 दिन पूर्व से 15 दिन पहले से हम छुट्टी ले सकते हैं, और प्रसव के तिथि से 6 माह के भीतर 6 माह के अंदर तक हमको छुट्टी अवेल कर लेना है, किसी को भी छुट्टी अवेल कर लेना है 15 दिन एक साथ, अलग से नहीं कि 15 दिन 10 दिन ले लिए फिर 5 दिन ले लिए, छुट्टियां नहीं मिलेगी, 15 का 15 दिन एक साथ लेना पड़ेगा। अब क्या है, टेम्पोररी एम्प्लॉय। टेम्पोररी एम्प्लॉय को भी 15 दिन की ही छुट्टी दी जाएगी, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा का जन्म होने से 135 दिन की अवधि के भीतर ये छुट्टी होनी चाहिए, ले ली जानी चाहिए। 135 दिन है और इसमें कितना है, 6 मंथ यानी 6 18 180। मैटरनिटी लीव में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, सॉरी ये पैटर्निटी लीव होगा, मैटरनिटी लिखा गया है। पैटर्निटी लीव भी है, किसी भी प्रकार के छुट्टी के साथ ऐड किया जा सकता है सीएल को छोड़। अब आता है चाइल्ड एडॉप्शन लीव, है ना, दत्तक ग्रहण छुट्टी। अब इसमें क्या होता है कि दत्तक ग्रहण माँ को बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए छुट्टी स्वीकार की जा सकती है। यह बकाया और देय छुट्टी 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका लिमिटेशन कितना है, 1 वर्ष का है। लेकिन यह सुविधा उस दत्तक ग्रहण माँ को उपलब्ध नहीं होगा जिसके कि 2 बच्चे पहले से, ठीक है। अगर किसी को 2 बच्चे हैं और वो किसी को बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसको चाइल्ड एडॉप्शन लीव नहीं मिलेगा। अधिकतम 1 वर्ष हेतु देय छुट्टी जो है बच्चे की आयु के अनुसार मिलेगा और वो निम्न प्रकार होगा। जैसे यदि बच्चे की आयु 1 माह से कम है तो 1 वर्ष की छुट्टी मिलेगा, ठीक है। यदि बच्चा जो है 6 मंथ का है तो उसे 6 मंथ की छुट्टी मिलेगा। यदि बच्चा 9 माह या उससे बड़ा है तो 3 माह की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो 3 माह की छुट्टी दी जाती है। और यदि बच्चा 1 वर्ष का बच्चा अगर गोद लिया जाता है, अच्छा है, 1 वर्ष का बच्चा अगर गोद लिया जाता है तो मातृत्व छुट्टी की तरह 180 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। अब आता है एक अगला है चाइल्ड केयर लीव, है ना, ठीक है, CCL चाइल्ड केयर लीव। यह भी 2 जीवित बच्चे के लिए कितना है, 730 दिन फॉर एवरी चाइल्ड, 730 दिन की छुट्टी मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि 730 दिन की छुट्टी जो है बच्चे के 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु तक हम कभी भी ले सकते हैं और खंड खंड में ले सकते हैं, ठीक है। और विकलांग बच्चों के लिए यह जो है 22 वर्ष का लिमिटेशन है, लीव रूल्स फॉर अवेलिंग का है ना। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के ये लीव नॉट ड्यू के रूप में चाइल्ड केयर लीव
तीसरे वर्ष भी मंजूर की जा सकती है। अगर 2 साल का ले लिया लीव, 2 साल के लेने के बाद भी अगर उसको चाहिए तो एलएनडी यानी लीव नॉट ड्यू के रूप में इसको लिया जा सकता है। यह किसी भी प्रकार की देय और बकाया छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। सेम बात ऊपर की तरह। चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत की जा सकती है जब उसके खाते में एलएचएपी बकाया हो, मतलब है अगर एलएचएपी, उसके बाद भी सीसीएल उसको चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है। एक अवसर पर चाइल्ड केयर लीव की न्यूनतम संख्या 5 दिन और अधिकतम 730 दिन रहेगा। चाइल्ड केयर लीव एक वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता है और बच्चों को गोद लेने वाली माताओं को भी दे। ठीक है, यानी 5 दिन की न्यूनतम 5 दिन की हम छुट्टी ले सकते हैं और वर्ष में ऐसा 3 बार ले सकते हैं। न्यूनतम 5 दिन से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में 3 बार से ज्यादा सीसीएल हम नहीं ले सकते। ठीक है, और गोद लेने वाले बच्चों, अगर कोई माता गोद लेती है किसी बच्चे को, तो वो भी चाइल्ड केयर लीव लेने का हकदार है। चाइल्ड केयर लीव की अवधि में अगर रेल कर्मी की वेतन वृद्धि या तिथि पड़ती है तो यह वेतन वृद्धि अवकाश से वापस आने पर वास्तविक रूप से कार्य ग्रहण करने की तिथि पे देय होगा। उस टाइम उसको देय नहीं होगा जब वो ड्यूटी रिज्यूम करने के बाद। इस अवधि के दौरान महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का भी लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी अवधि के दौरान कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसी के बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। प्रोबेशन अवधि, प्रोबेशन पीरियड अगर है तो उस अवधि के दौरान चाइल्ड केयर लीव प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, औसत वेतन छुट्टी के नकदीकरण का लाभ चाइल्ड केयर लीव के दौरान नहीं लिया जा सकता, ये ऊपर वर्णन हो चुका है। सरोगेट मदर को प्रसूति प्रसूति अवकाश व संतान देखभाल का अवकाश दे नहीं, दोनों चीज नहीं है। सरोगेट मदर को न तो मैटरनिटी लीव उसको मिलेगा ही, नहीं चाइल्ड केयर लीव उसको मिलेगा। अगर बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो रेल कर्मी को बच्चे की देखभाल हेतु विदेश जाना है तो ये अनुमेय है, मतलब परमिशिबल है, वो विदेश जा सकता है उसकी देखभाल के लिए। अब आता है विशेष निःशक्तता छुट्टी, मतलब स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल डिसेबिलिटी लीव में क्या है, देखिए चोट लगने के पश्चात 3 माह की अवधि के अंदर अगर वो अशक्तता दिखे, मतलब वो काम करने योग्य नहीं है ऐसा दिखने लगे, तो ये स्पेशल डिसेबिलिटी लीव वो ले सकता है। अधिकतम यह 24 माह की होगी, यानी 24 माह से अधिक स्पेशल डिसेबिलिटी लीव नहीं ले सकते। किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ इसको समायोजित की जा सकता है। एक से अधिक बार स्वीकृत भी किया जा सकता है। यदि समान परिस्थिति में कर्मचारी दूसरी बार असक्त होता है, परंतु परंतु एक असक्तता हेतु मैक्सिमम 24 माह ही छुट्टी उसको मिलेगा। इसे पेंशन, छुट्टी वेतन इत्यादि हेतु ड्यूटी माना जाएगा। यानी ये ऐसा है कि उसको पेंशन और छुट्टी वेतन जो है उसमें कुछ कटेगा नहीं। ऐसी छुट्टी में प्रथम 120 दिन तक उसी तरह वेतन भुगतान किया जाएगा जैसे कि उसको एलएपी के दौरान दिया जाता है। शेष अवधि का छुट्टी वेतन एचएलएपी की तरह दिया जाएगा, यानी एलएपी का आधा। छुट्टी अवधि 120 दिन से अधिक होने की स्थिति में रेल सेवक अपने विकल्प पर अपनी छुट्टी खाते में अर्ध वेतन अवकाश एलएचएपी को कटवाकर अर्जित अवकाश के बराबर, मतलब एलएपी के बराबर वेतन ले सकता है। ठीक है, ये सारे नियम टेम्पोररी रेलवे स्टाफ के लिए भी लागू होता है। अब क्या आता है, अब आता है अस्पतालीय छुट्टी, अस्पताल छुट्टी, हॉस्पिटल लीव। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हॉस्पिटल लीव जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी को ही मिलता है। जो स्पष्ट सरकारी दस्तावेजों में निहित जोखिम के कारण,
अगर उसको ऐसा कुछ चोट लगा है जो कि उसको सरकारी दायित्वों को उठाने में जोखिम के कारण हुआ है, तो उसको मिलेगा हॉस्पिटल। ठीक है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन सेम ऊपर जैसा, पहले 120 दिन एलएपी के बराबर छुट्टी और वेतन मिलेगा। शेष अवधि हेतु एचएलएपी के बराबर की छुट्टी मिलेगी, जो कि स्पेशल डिसेबिलिटी लीव में मिलता है। महाप्रबंधक द्वारा सीमा रहित अस्पतालीय छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। इसकी कटौती छुट्टी खाते से नहीं की जाएगी। ठीक है, अगर ये हॉस्पिटल लीव लेता है तो एचएलएपी नहीं काटा जाएगा। यह किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है, परंतु समायोजन के पश्चात यह 28 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 24 माह तक तो मिलेगा, लेकिन इसके अलावा 4 माह का और जोड़ करके टोटल 28 माह की छुट्टी ली जा सकती है दूसरी छुट्टी के साथ मिलाकर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट लीव के बारे में जानते हैं, वो है स्टडी लीव, अध्ययन छुट्टी। एक बार में 12 माह और पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 माह तक का स्वीकृत किया जा सकता है स्टडी लीव। अध्ययन छुट्टी को पदोन्नति, वरिष्ठता, पेंशन, वेतन वृद्धि तथा औसत वेतन अवकाश व अर्ध औसत वेतन अवकाश क्रेडिट करने हेतु सेवा के रूप में गिना जाएगा। सब कुछ क्रेडिट होता रहेगा। चिकित्सीय आदि मेडिसिन तथा शोध हेतु स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम का अध्ययन करना हो तो यह छुट्टी महाप्रबंधक के व्यक्तिगत अनुमोदन पर 36 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है। इस आशय का एक बंध पत्र बना, मतलब एक बॉन्ड पेपर, बंध पत्र मतलब बॉन्ड पेपर बनाया जाना चाहिए। इस छुट्टी के समाप्ति पर वह आएगा तो कम से कम 5 साल तक रेलवे को सेवा देगा। छुट्टी के दौरान वेतन व महंगाई भत्ता देय होगा। इसके बाद आता है ज्वाइनिंग टाइम लीव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग टाइम लीव का क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का ट्रांसफर होता है और वो आवास चेंज करता है, तो उस कंडीशन में अगर उसका ट्रांसफर 1000 किलोमीटर तक होता है तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर 1000 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम है तो 12 दिन की छुट्टी मिलेगी ज्वाइनिंग टाइम लीव। लेकिन अगर उसकी डिस्टेंस 2000 किलोमीटर से ज्यादा कहीं दूर ट्रांसफर हो जाता है तो टोटल 15 दिन की छुट्टी उसको मिलेगा। और हवाई यात्रा के मामले में अधिकतम 12 दिन की छुट्टी मिलेगा। 180 दिन से कम समय हेतु अस्थायी स्थानांतरण के मामले में यह देय नहीं होगा। अगर किसी को टेम्पोररी ट्रांसफर किया गया और वह ट्रांसफर 180 दिन से कम है तो उसको ये छुट्टी नहीं मिलेगा। कार्यग्रहण अवधि में ऊपर दी गई सीमा से अधिक बढ़ोतरी हेतु 30 दिन की अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम लीव विभाग अध्यक्ष, यानी जो विभाग का अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष द्वारा तथा मंडल रेल प्रबंधक द्वारा, डीआरएम द्वारा, और 30 दिन से अधिक अवधि हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। उपयोग में नहीं लिए गए कार्यग्रहण समय की को छुट्टी खाते में डालना कैसे आएगा? अगर छुट्टी नहीं लिया गया है, जैसे 10 दिन की छुट्टी है, अगर 10 दिन की छुट्टी नहीं लिया मतलब 10 में से 2 दिन की छुट्टी उसने लिया और 8 दिन नहीं लिया, तो 8 दिन का छुट्टी जो है एलएपी के रूप में एलएपी खाते में उसको ऐड कर दिया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने की अवधि आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी अवकाश या किसी प्रकार की लगातार छुट्टी के साथ समायोजित की जा सकती है। सेम बात। और जैसे एग्जाम्पल है कि 10 दिन में से हम बोले कि 2 दिन की छुट्टी लिया और 8 दिन ऐड किया, नहीं, अगर 10 दिन के 10 दिन अगर उसने छुट्टी नहीं लिया है तो 10 का 10 दिन जो है एलएपी में कन्वर्ट होकर के एलएपी के खाते में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कुछ छुट्टी उसने अवेल कर लिया और कुछ नहीं किया तो जितना वो नहीं किया उतना छुट्टी वो ऐड हो जाएगा। तकनीकी त्यागपत्र प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार के अधीन
अस्थायी पद पर नियुक्ति हेतु केंद्रीय कर्मचारी व अस्थायी राज्य सरकार कर्मचारी कार्य ग्रहण अवधि ज्वाइनिंग टाइम लीव के पात्र होंगे। अब चलिए आ गया लास्ट लीव, वो है सीएल, है ना। तो सीएल सीएल जो है दो तरह है, एक 8 दिन का है, एक 10 दिन का है। तो याद रखिए कि आकस्मिक अवकाश जो है किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ समायोजित नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ दूसरे के साथ इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। और जो कैजुअल लीव होता है उसमें रेस्ट हो गया, एनएच हो गया, सब ऐड होगा, वो बीच में रहे, आगे रहे, पीछे रहे, सब काउंटिंग होगा सेपरेट सेपरेट, और 10 सीएल अलग से काउंट होगा। ठीक है, तो 8 सीएल किसको किसको मिलता है? कार्यशाला स्टाफ, डीएमओ, एडीएमओ और उन सभी रेल सेवकों को जो सभी राजपत्रित अवकाशों का या कार्यशाला में सवैतनिक अवकाशों का उपयोग कर सकते हैं, उसको मिलता है 8 दिन का सीएल, है ना। उसके अलावा क्या बोलता है? कार्यशाला में रेल सेवक जो कार्यशाला स्टाफ निबंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं, मुद्रण प्रेस और स्टोर डिपो के रेल सेवक जो वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, उनको मिलेगा 8 ही दिन का सीएल। कार्यशाला में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु खलासी और प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम द्वारा शासित नहीं है, कार्यशाला और मुद्रण प्रेस से जुड़े प्रशिक्षु मैकेनिक 1961 जो वर्ष में 15 सवैतनिक अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, ट्रेड प्रशिक्षु जो प्रशिक्षु अधिनियम 1961 से शासित हैं तथा ऐसे संस्थानों में कार्य कर रहे हैं जहां उचित छुट्टी नियम अस्तित्व में नहीं है, या कामगारों को एक वर्ष में कुल विभिन्न छुट्टियों की संख्या 37 से कम है, तो उसको 8 दिन का सीएल मिलेगा। अब है कि 10 दिन का सीएल किसको किसको मिलेगा, है ना। वे सभी रेल सेवक जिनको अपनी कार्य की प्रकृति में के कारण राजपत्रित अवकाशों को उपयोग की इजाजत नहीं है, उनको मिलेगा 10 दिन की छुट्टी। कुछ एक राजपत्रित अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी भी जा सकती है। कार्यशाला स्टाफ के अलावा आर्टिजन स्टाफ बशर्ते वे आकस्मिक अवकाशों को सवैतनिक अवकाशों में बदलने की कलेक्टिविटी विकल्प के अंतर्गत नहीं आते हैं। कैजुअल लेबर जिन्होंने अस्थायी ओहदा प्राप्त कर लिया है, जिन्हें रेगुलर लाइन स्टाफ की तरह 3 राष्ट्रीय अवकाशों के उपयोग की इजाजत दी जाती है, तो उसको मिलता है टोटल 10 दिन की छुट्टी, है ना। 10 दिन का सीएल मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी के रूप में 4 दिन का अतिरिक्त छुट्टी मिलेगा, जो निःशक्त रेलवे डिसेबल रेलवे कर्मचारी को 4 दिन की अधिक छुट्टी मिलती है। ठीक है, अब इसमें एक है कि एक और छुट्टी का वर्णन छोटा सा मैं कर लेंगे कभी, जो कि गुवाहाटी वगैरह में जो कार्य करता है व्यक्ति, उसको भी बहुत सारी छुट्टी में प्रदान की जाती है, तो उसकी चर्चा छोटा सा वीडियो में अगली बार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। काफी लंबा वीडियो